हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और भाई एक्सरसाइज 13.4 में अभी हम लोग प्रश्न नंबर 8 से शुरू करने वाले हैं। भाई इसके पहले के सवाल हम लोग पिछले वीडियोज में पोस्ट कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पर। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक यादृच्छिक चर x है, प्रायिकता बंटन आपको पहले से मालूम है। भाई अभी तक क्या था कि यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन हमें निकालना होता था, तो भाई हम लोग निकाल देते थे इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर प्रायिकता बंटन यहाँ पहले मालूम है। कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहले में k का मान ज्ञात करना है और उसके अलावा यहाँ पर 3 सवाल और हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रायिकता बंटन मालूम है तो उसके आधार पर आपको कौन कौन सी चीजें मालूम हो जाती हैं। पहली चीज तो ये मालूम होती है कि पूरा अगर आप px जोड़ दो, पूरा अगर px जोड़ दोगे ना, तो उसका मान हमेशा एक के बराबर होता है। ये पहली चीज है भाई, आपको पढ़ाई जाती है कि अगर आपका प्रायिकता बंटन वैलिड है अगर, तो संपूर्ण योगफल जो है वो एक के बराबर होता है। तो भाई हम लोग यही करने वाले हैं, ये पूरा जोड़ेंगे और बराबर एक कर देंगे। जोड़ कर देख लो, ये है 7k² और ये है 2k² और ये है k²। 7 2 9 और एक 10। भाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10k²। उसके अलावा एक के ये है, 1 3 5 8, 8 1 9, ये 9 हो जाएगा। और बराबर में क्या रखना है, बराबर में रखना है एक। क्योंकि अगर आप संपूर्ण px को जोड़ लोगे ना, तो उसका मान हमेशा एक के बराबर होना चाहिए। भाई ये बात आपको शुरुआत में ही पढ़ाई जाती है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हल करना है और k का मान आपको निकालना है। तो भाई गुणनखंड हो जाएंगे, 10k² प्लस 9k और -1 बराबर 0। इस प्रकार से कर लो गुणनखंड। देखना, 10k², यहाँ हो जाएगा 10k और -k और -1 और बराबर में 0 आ जाएगा। कॉमन ले लो, यहाँ 10k कॉमन है तो बचेगा k+1 और यहाँ -1 कॉमन मिलेगा तो बचेगा k+1। बराबर में आ जाएगा 0। k+1 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा 10k-1 बराबर 0। देखो, यहाँ से अगर आप k का मान निकालोगे ना तो आ जाएगा -1। और अगर यहाँ से k का मान निकालोगे तो आ जाएगा 1/10। अब इन दोनों में से कौन सा मान लेना है वो यहीं पर देख लो। अगर k का मान -1 ले लोगे तो यहाँ रखोगे, तो भाई जो प्रायिकता है वो माइनस की हो जाएगी। भाई k का मान अगर माइनस में लोगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस की आएगी ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो px की वैल्यू कभी भी माइनस की नहीं होनी चाहिए। ये आपको शुरुआत में ही पढ़ाया गया है, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते, ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो प्लस की है। ठीक है, तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान आ जाएगा 1/10। और ये हमारा पहला खंड हो जाएगा भाई। ठीक है, पहले खंड में क्या कह रहा था कि k का मान निकालना है, जो कि भाई हमने निकाल दिया है कि 1/10 होता है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में निकालना है आपको p x स्मॉलर देन 3, इसका मान निकालना है। अगर x जो है वो 3 से छोटा है तो प्रायिकता का मान क्या होगा। देखो, अगर 3 से छोटा है इसका मतलब क्या है, देखो 0 हो सकता है, भाई 0 भी तो है वहां पर, और 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। भाई x का मान 3 से छोटा है, इसका मतलब है x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से छोटा है ना। अब देख लो, p0, भाई अगर x का मान 0 है तो p का मान 0 है, 1 है तो k है, 2 है तो 2k है। यहाँ से आप मान उठाकर रख लीजिए। तो यहाँ पर तो 0 है, अगर 1 है तो k है, 2 है तो 2k है, मान हो जाएगा आपका 3k। और k का मान आपने ऊपर निकाला हुआ है, रख दोगे ना तो आंसर आ जाएगा 3/10। लो आंसर आ गया। इसी प्रकार से ना दो खंड आपके पास और हैं। देखो,
यहाँ पर कह रहा है कि जो p है ना, अब की बार x जो है वो 6 से बड़ा है। यहाँ कह रहा था कि जो x है वो 3 से छोटा है, यहाँ कह रहा है कि जो x है वो 6 से बड़ा है। अब देखो, 6 से बड़ा x केवल एक ही जगह पर है, 7। और तो यहाँ कोई संख्या 6 से बड़ी है नहीं ना, केवल 7 ही तो बड़ी है। तो यहाँ हो जाएगा P7 ओनली। और P7 का मान क्या है? मान है 7k² और प्लस k। सीधा मान रखो, तो भाई 7 और गुणे k का मान 1/10 है, वर्क करोगे तो 1/100 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/10। एलसीएम लेना चाहो तो भाई यहाँ हो जाएगा 100। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो भाई आंसर कितना हो जाएगा? 17/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब x का मान 6 से बड़ा है तब इतनी प्रायिकता होगी, जब x का मान 3 से छोटा है तब इतनी प्रायिकता होगी। अब यहाँ पर एक खंड और बचा है बिल्कुल इसी टाइप का। कह रहा है p 0 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है। देखो, इन दोनों में क्या अंतर है यहाँ पे देखो। यहाँ कह रहा था कि 3 से छोटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 से छोटा तो है पर शून्य से बड़ा है। अर्थात जो आपने यहाँ पर शून्य लिया था ना, वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब की बार शून्य से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो यहाँ पर केवल आप क्या ले सकते हैं? P1 और P2 बस। तो P1 का मान है k और P2 का मान है 2k। कुल मिलाकर हो जाएगा 3k, और मान रख दोगे तो 3/10 ही आएगा। दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि P0 का मान 0 था ना, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि 0 0 है, इसलिए उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज ये है कि जैसे ही आपने टेबल देखी तो आप तुरंत समझ जाओ कि संपूर्ण प्रायिकताओं का योगफल हमेशा एक के बराबर होता है। तो हमने जोड़ा, एक कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उसमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। भाई के का मान 1/10 आया, प्लस का भी मान है और एक से छोटा भी है, तो यही लेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस की है ना, और माइनस का मान तो हम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8। तो अब भाई देख लो कि प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है। देखो, प्रश्न नंबर 9 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, सवाल वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। यहाँ पर भी आपको px के मान दिए गए हैं। देखो, अगर x का मान 0 है तो मान होगा k, x का मान 1 है तो मान होगा 2k, x का मान 2 है तो मान होगा 3k, और अगर इसके अलावा कोई x का मान है तो मान होगा 0। अर्थात इसके अलावा कोई मान से फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर x का कोई और मान लोगे तो मान तो 0 है, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमें केवल ये तीन वैल्यू ही ध्यान में रखनी है कि भाई 0 पर k है, 1 पर 2k है, और 2 पर 3k है। पिछला सवाल ही है बस यहाँ पर। तो क्या करोगे? संपूर्ण प्रायिकताओं को जोड़ लोगे और भाई एक के बराबर कर दोगे। तो जो सिग्मा पी एक्स है वो एक के बराबर होना चाहिए। अब अगर सिग्मा पी एक्स एक के बराबर होगा तो भाई कर दीजिए, देखना, के, यहाँ 2k और यहाँ 3k, और बराबर में कर दो एक। देखो, 3 2 5 1 6, तो 6k = 1। तो k का मान क्या आ जाएगा? k का मान आ जाएगा 1/6। और यही वैल्यू आपको लेनी है, क्योंकि वैल्यू प्लस में है और एक से छोटी है, एक से बड़ी भी तो नहीं है ना। तो k का मान हो जाएगा 1/6। और पहले खंड में आपको k का मान ही निकालना था, जैसे उस सवाल में था वैसे ही इस सवाल में है। बस यहाँ पर फर्क क्या हो गया भाई, कि k का मान आपने आसानी से निकाल दिया और एक ही वैल्यू आई। ठीक है। वहां पर क्या था कि द्विघात गुणनखंड करने पड़े थे, तो दो वैल्यू आ गई थी। अब जो इसका बी खंड है, ये वाला ए खंड था। अब जो बी खंड है ना, वहां पर तीन सवाल है। कह रहा है पी निकालना है अगर एक्स जो है वो 2 से छोटा है। सवाल वही वाले हैं जो पिछले सवाल में थे। एक्स का मान 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स का मान आप 0 ले सकते हो और 1 ले सकते हो।
भाई दो से छोटी वैल्यू दो ही होंगी, या तो शून्य या एक। तो देख लो कि शून्य पर कितना मान है, देखो ऊपर देख लो, शून्य पर के है और एक पर है 2k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू के और प्लस 2k, तो यहाँ आ जाएंगी आपकी 3k। बस मान रखना है केवल, हल करोगे आंसर आ जाएगा 1/2। हो गया। अब दूसरा है, यहाँ पर देखना, कह रहा है कि जो p का मान निकालना है, लेकिन इस बार इस प्रकार से लिख दिया है, जो x है वो 2 से छोटा है पर बराबर भी है, इक्वल टू का निशान भी उसने लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई x का मान 0 होगा, 1 होगा और 2 भी हो सकता है, क्योंकि छोटा तो है लेकिन साथ में इक्वल टू का भी निशान है, तो आप 2 को भी शामिल करोगे। अब देख लो, 0 पर मान है k, 1 पर है 2k और 2 पर है 3k, जोड़ोगे तो 6k आ जाएगा। और इतना ही तो योगफल पूरा आया था, तो 6 गुणे 1/6, और वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी, संपूर्ण प्रायिकता। क्योंकि वहां पर तीन ही तो मान ही है, 0 है, 1 है और 2 है, 3 के अलावा वैल्यू है ही नहीं। लास्ट में देख लो, p अगर जो x है 2 या 2 से बड़ा हो, या तो उसकी वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी हो। तो देख लो यहाँ पर कौन कौन से मान लोगे, x का मान 2 लोगे और 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि अन्यथा की स्थिति में मान शून्य हो जाएगा, अर्थात 0 1 2, इन पे पर मान क्लियर है आपको, भाई 0 पर 1 है, 1 पे ऐसे करके। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 के अलावा लोगे ना, तो पी एक्स की वैल्यू क्लियर है कि शून्य होगी। तो 2 के अलावा आप कुछ भी यहाँ गिनतियां लिखोगे, उसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, तो लिखने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो सीधा आप x बराबर 2 पर ही निकालिए। 2 पर क्या है, सीधा वैल्यू है 3k, बस यही मान रख दीजिए, 3 गुणे 1/6, सरल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्योंकि बाकी अगर आप वैल्यू रखोगे 3 4 5, तो सब पर मान 0 ही तो हो जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि अन्यथा की स्थिति में पी एक्स का मान शून्य है। तो हमें वो मान लेने ही नहीं है, क्योंकि उनकी सबकी वैल्यू तो 0 के बराबर है। ठीक है। तो भाई जो ये सवाल है ना, ये और जो ये सवाल है, दोनों सेम ही हैं। बस यहाँ पर टेबल बहुत बड़ी बन गई थी और यहाँ पर उसने केवल 3 ही वैल्यू वाली टेबल बनाई है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई प्रश्न नंबर 10 पर आ जाओ और देख लो किताब में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक न्याय सिक्का है, 3 उछाले हैं, प्राप्त चितों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकाल रहे थे, तो अभी हमें उसका माध्य निकालना है, प्रत्याशा ज्ञात करनी है। और एक सिक्के को हम लोग 3 बार उछाल रहे हैं। देखना, तो आपके पास एक सिक्का है और उसे आप 3 बार उछालोगे, तो आप यहाँ सवाल जो है वो सैंपल स्पेस से भी लगा सकते हो, और चाहो तो जो भाई हमने आपको द्विपद बंटन पढ़ाया था आप उससे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहले आपको बताएंगे हम सैंपल स्पेस से। एक सिक्का है, 3 बार उछालना है, तो बनाओ सैंपल स्पेस। हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, 2 पर हेड आए, 1 पर टेल आए, इस प्रकार से भी हो सकता है भाई। ठीक है। अब एक बार बीच में भी टी आ सकता है, 4 बन गए। अब दो दो टी कर लो, एक हेड कर लो, इस प्रकार से HTT, और लास्ट में आ जाएगा TTT। लो, कुल मिलाकर 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नंबर ऑफ आउटकम है वो 8 हो जाएंगे। अब देख लो x का मान क्या है, x का मान है चितों की संख्या, नंबर ऑफ हेड है। ये x क्या है, ये x है आपका यादृच्छिक चर। इसके आधार पर हमें प्रायिकता बंटन बनाना है पहले। तो भाई बना लो। देखो अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालोगे, तो हो सकता है 0 बार चित आए, या हो सकता है एक ही चित आए, हो सकता है कि 2 चित आए, और हो सकता है कि तीनों पर चित आ जाए।
तो ये है x के संभावित मान। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3। x के मान तो आप ऐसे ही निकाल लेते हो, लेकिन इनकी प्रायिकताएं क्या है वो आपको निकालनी होती है। ठीक है, देखना। तो देख लो कि पहले x जीरो कहाँ पर है। जीरो का मतलब है कि जीरो चित्त कहाँ पर आए, अर्थात एक भी हेड ना आया हो, यहाँ पर है। तो x t t t। तो भाई यहाँ पर x का मान शून्य है, तो यहाँ पर px का मान क्या हो जाएगा? देखो, एक सैंपल स्पेस है यहाँ पर, और टोटल सैंपल स्पेस 8 है। तो जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/8। कब? जब x का मान शून्य है। जब x का मान एक, देख लो कि एक एक हेड कहाँ पर आया है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। लिख लो, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। इन तीन जगहों पर ऐसा हुआ है कि x का मान एक है। तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा? भाई तीन सैंपल स्पेस यहाँ है और टोटल होते हैं 8, तो हो जाएगा 3/8। अब दो दो कहाँ पर आए हैं? देखो, एक दो तीन, तीन जगह ऐसा हुआ है कि दो दो आए हैं। लिख लो, एच एच टी एच एच और एच टी एच। इस प्रकार से इन तीनों में ऐसा है कि देखो दो दो बार हेड आया है, तो यहाँ x का मान 2 हो जाएगा। लेकिन पी एक्स का मान क्या हो जाएगा? पी एक्स का मान डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने आउटकम है। एक दो तीन आउटकम है ना, और टोटल आउटकम है 8, तो हो जाएगा 3/8। अब वो एक्स बताओ जहां पर तीनों हेड आए हों। ये देख लो, केवल एक बार ऐसा हुआ है कि तीनों हेड आए हैं, तो हो जाएगा एच एच एच। ठीक है, यहाँ पर तीनों हेड हैं, लेकिन भाई प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एक आउटकम है ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/8। मालूम हो गया ना? एक्स के भी मान मालूम हो गए और उनके संबंधित प्रायिकताएं भी आपको पता चल गई हैं। जब इतना सब कुछ मालूम हो जाए ना, तो आप तुरंत उसके लिए टेबल बना दीजिए, जिसे हम लोग प्रायिकता बंटन कहते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा पी एक्स। 0, 1, 2 और 3। इस प्रकार से देखो, 0 पर 1/8, एक पर है 3/8, दो पर है 3/8 और तीन पर है 1/8। प्रायिकताएं मालूम हो गई। तो ये आपका जो तैयार हो गया ना टेबल, ये वाला, ये पूरा प्रायिकता बंटन है। लेकिन इस सवाल में क्या कह रहा है कि हमें प्रायिकता बंटन नहीं निकालना है, हमें निकालना है माध्य। तो अभी देख लो कि माध्य, माध्य को हम लोग प्रत्याशा भी कहते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं? इसे आप एक्स बार भी लिख सकते हो, या इसे हम लोग ई एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें इन्हें आप लिख सकते हो। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। इस प्रकार से, अर्थात एक्स और पी एक्स की गुणा करनी है और साथ में जोड़ते हुए भी जाना है, बस वही आपका माध्य हो जाएगा। तो जरा एक्स और पी एक्स की गुणा करो। यहाँ हो जाएगा 0 × 1/8, 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 और प्लस 3 × 1/8। देख लो, ये तो शून्य हो जाना है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3/8, 3 × 2 = 6/8 और यहाँ पर भी 3/8, 6 × 6 = 12। तो यहाँ आ जाएगा 12/8। भाई भाग कर दोगे ना तो आ जाएगा 1.5। तो जो इसका मीन है ना, जो माध्य है, वो क्या हो जाएगा? 1.5। तो कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको माध्य निकालना है तो आपको इतना सवाल तो लगाना ही पड़ता है, जैसे हम लोग पहले लगाते आए थे। भाई प्रायिकता बंटन तो आपको निकालना ही पड़ रहा है ना, बिना प्रायिकता बंटन के तो आप माध्य निकाल नहीं सकते हो। उसके बाद में केवल दो तीन लाइनें ही तो एक्स्ट्रा हैं। बस आपको माध्य का सूत्र लिखना है, गुणा करनी है और जोड़कर उन्हें हल कर देना है, तो आपको माध्य मालूम हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पर आ जाओ और देख लो किताब में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 देखो,
दो पासों को युग्मत उछाला गया है, मतलब भाई जोड़े में दो पासे उछाले गए हैं। यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, भाई छक्का मतलब 6 नंबर को, ठीक है, तो x की प्रत्याशा ज्ञात करनी है। देखो, चाहे उसे आप प्रत्याशा कह लो और चाहे कह लो माध्य, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर भी हमें माध्य ही निकालना है। बस अंतर क्या है कि इस बार हमने दो पासे उछाल देंगे। तो देखो, पासा आपका है और उसे दो बार उछालना है। भाई आपको पता है कि दो बार उछालोगे तो 6 × 6 36 घटनाएं बनेंगी और 36 सैंपल स्पेस आपको लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सवाल सैंपल स्पेस से लगाओगे तो आपको 36 लिखने पड़ेंगे, और अगर द्विपद बंटन से लगाओगे तो भाई नहीं लिखने पड़ेंगे। तो सोच लो, अगर आपको सैंपल स्पेस से लगाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो सैंपल स्पेस, देखो, एक एक, फिर हो जाएगा आपका एक दो, यहाँ हो जाएगा एक तीन, फिर एक चार, एक पाँच, और यहाँ एक छः, यहाँ दो एक, फिर दो दो, दो तीन। इस प्रकार से भाई हो जाएगा, देख लो। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 36 सैंपल स्पेस लिख दिए हैं। ठीक है, अब चूंकि सवाल हमें लगाना है सैंपल स्पेस से, तो अभी है क्या कि x है छक्कों की संख्या, 6 की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन पहले निकालना है और फिर उसकी प्रत्याशा ज्ञात करनी है। देखो, अगर आप पासे को दो बार उछालते हो तो 6 आने की संभावना क्या है कि शायद एक बार भी 6 ना आए, शायद एक बार 6 आ जाए, और शायद दो बार 6 आ जाए। यही x के तीन मान संभव हैं। अब इन तीन मानों के सापेक्ष इनकी प्रायिकताएं क्या होंगी, वो भाई देखना पड़ेगा। तो पहले अगर x का मान शून्य है तो px का मान क्या होगा, देख लो। ऐसे सैंपल स्पेस देखो जहां पर 6 ना आया हो, तो देख लो, पहले उनको देख लो जहां पर 6 आए हैं। देखो यहाँ पर 6 होंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक, पांच तो ये हो गए, उसके अलावा 6 7 8 9 10 11, इन 11 को अगर छोड़ दो, इन वाले 11 को, तो बाकी कहीं पर भी 6 नहीं होगा, क्योंकि केवल इतने में ही 6 होता है। तो 36 में से अगर 11 हटा दोगे ना, तो कुल मिलाकर 25 सैंपल स्पेस ऐसे आ जाएंगे जहां पर 6 होता है। तो प्रायिकता हो जाएगी 25/36। भाई 25 ऐसे सैंपल स्पेस हैं जहां पर 6 नहीं होता है। ठीक है, यही बातें भाई ध्यान में रखनी है। अगर x का मान 1 है तो px का मान क्या होगा, अर्थात अब ऐसी आप जगह बताइए हमें जहां पर एक बार 6 आया, केवल एक बार 6। देखो, तो 6 केवल इतने में आया है, उसमें से केवल ये ऐसा है जहां पर दो बार 6 है, उसके अलावा सब कहीं एक बार 6 होगा। गिन लो, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10, केवल 10 ऐसा चांस है कि भाई एक बार 6 आया है। तो प्रायिकता हो जाएगी 10/36। फिर x बराबर 2 पर चले जाओ। अब दो बार 6 कहाँ आया है, केवल एक जगह पर, 6 कामा 6, तो हो जाएगा 1/36। लो, फटाफट मालूम हो गए। तो टाइम कहाँ पे लगा था, टाइम लगा था हमें सैंपल स्पेस लिखने में, लेकिन जैसे ही आपने सैंपल स्पेस लिख डाले तो प्रायिकताएं आप केवल देखकर ही निकाल सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं लगता है वहां पर। फिर आप यहाँ पर भाई प्रायिकता बंटन बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका x और ये पी एक्स, 0 1 और 2, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। 0 है 25/36, 1 पे है 10/36, और 2 है 1/36। ये तो आपका प्रायिकता बंटन तैयार हो गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रत्याशा निकालनी है। तो प्रत्याशा होता है ई एक्स, सूत्र वही होता है जो माध्य वाला होता है। ठीक है, तो सूत्र में कोई अंतर नहीं है, वही हो जाएगा एक्स आई इंटू पी एक्स आई।
गुणा करते हुए जोड़ना है बस। तो देखो यहाँ हो जाएगा 0 गुणे 25/36, 1 गुणे 10/36, और यहाँ 2 गुणे 1/36। ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सीधा 10/36, और यहाँ 2 1 कम 2, 2/36, 10 2 12/36 हो जाएगा। भाई भाग कर दोगे ना तो आ जाएगा 1/3। ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर प्रत्याशा है वो 1/3 है। अभी चाहे इसको आप प्रत्याशा कह लो और चाहे कह लो एक्स बार, एक ही बात होती है। तो कभी कभी सवाल में पूछ देगा कि माध्य कहाँ है, और कभी कभी कहेगा कि प्रत्याशा क्या है, लेकिन भाई दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही सूत्र होता है और एक ही लगाने का तरीका है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 11।